बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पाकिस्तानी सफारतखाना होने के बाइस हमें पाकिस्तान पहुंचने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, खुसूसन जब पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर की अहलिया और बेटा हमारे हमरा होंगे। चुनाचे मैंने रानी से खलना चलने की हामी भर ली और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर वो रफ़ीकुल इस्लाम की मदद हासिल करने में नाकाम रहीं तो फिर इन्हें हमारे साथ भारत क्रॉस करके नेपाल जाना होगा, जहां से हम पाकिस्तान जाएंगे। रानी ने मेरी तदवीर से एतफाक किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान छोटा बेटा भी आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे खाना खाया। वापस आकर मैंने कैसर को अपने कमरे में बुलवाया और इसे रानी से की हुई गुफ्तगू और अपने फैसले का बताया। कैसर मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाईजान ने रानी की बात मानकर बहुत अच्छा किया। अब मेरी भी एक बात आपको मानना पड़ेगी। खलना से सुंदरबन बहुत ही करीब है। इस जंगल के शहर और शिकार के मुताल्लिक मैंने बहुत कहानियां सुन रखी हैं और इस जंगल में शिकार करने का मेरा शौक जुनून की हद तक बढ़ चुका है। राजी सुंदरबन से अच्छी तरह वाकिफ है और वो हमें शिकार के सही मकामात तक ले जा सकता है। आप खलना में एक हफ्ता क्याम करें और इस दौरान हम शिकार से लुत्फ अंदोज होकर थकावट दूर करेंगे। मैं भी आगाज़ जवानी से शिकार के लिए अपने शिकारी दोस्तों के हमरा बार बार जा चुका था और अब मौका मिल रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारगाह में शिकार कर सकूं। मैंने कैसर की बात मान ली, लेकिन इसे कहा कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं किसी से भी खलना जाने का जिक्र ना करे। मेरे थाई साथी भी अब उकताए हुए दिखाई दे रहे हैं और वापस जाने के लिए बेचैन हैं। कैद सरदार की तरफ से भी खतरा था कि वो हिरासत से भागकर हमारे लिए मजीद मसाइब खड़े ना करे। मेरी हालत ये थी कि ज़िंदगी और मौत से आंख मचोली खेलते खेलते मैं उकता चुका था। बांग्लादेश, भारत और नेपाल मेरे लिए यकसां खतरनाक थे क्योंकि मैं इन तीनों ममालिक में वांटेड था। इसलिए मेरी सोच ये थी कि जो कुछ भी होना है एक बार हो जाए और मैं इस शबो रोज़ की जलालत से बच जाऊं। इसलिए मैंने रानी की बात मान ली थी। आइंदा चंद रोज़ हवेली के हिफाजती इंतजामात को मज़ीद मुस्तहकम करने और आइंदा सफ़र की प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाने में गुजर गए। राजी 2 रोज़ बाद कश्तियों के इंतज़ाम के लिए चला गया। इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी हर रोज़ दोपहर के वक्त मेरे पास आती और मुझे रंगा माटी में सरदार की हिरासत और माजूली के बाद रानी की रिहाई और कबीले के लोगों से खिताब के बाद इनकी मिले जुले रोजानाहात के मुताल्लिक बताती। रानी के मशीर भी दिन का पेशतर वक्त हवेली में गुजारते और हर रोज़ रानी से मुलाकात करते। रानी खबरें मुझे कल्पना के जरिए मिल रही थी। इसने मुझे बताया कि मेरी और रानी की सख्ती से ममानत के बावजूद बाहर से 2 आदमी माजूल सरदार के बाल काटने और हजामत बनाने के लिए आए थे और रानी ने इन्हें सरदार के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कल्पना ने जब ये बताया कि दोनों हजाम बगैर बाल काटे और हजामत बनाए ही वापस चले गए तो मेरा माथा ठनका। मैं थोड़ी देर के बाद माजूल सरदार के पास तहखाने में गया। मेरे साथ कैसर के 2 लड़के भी थे। मैंने इनके साथ मिलकर कमरे की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना मिली। मैंने सरदार से पूछा कि इसने हजामों को बगैर बाल कटवाए वापस क्यों भेजा, तो वो बोला, मेरी मर्जी, बाल कटवाने को जी नहीं चाहा और मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। सरदार के अंदाज़े गुफ्तगू में अभी भी वही रूहानियत थी। मैंने लड़कों को कहा कि सरदार के जिस्मानी तलाशी भी लो, इसके लिबास से भी कोई चीज़ बरामद ना हुई। हजामों को तलब करना और इनसे बगैर कोई काम लिए वापस भेज देना। सरदार ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने लड़कों को दोबारा तलाशी लेने का कहा और ख़ुद सरदार के सामने बैठकर इसके चेहरे के तासुरात और उतार चढ़ाव के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। सरदार मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रहा था और वो मैंने ये भी नोट किया कि इसकी निगाहें कई बार कमरे के अकब में बनी वाहिद खिड़की जिसकी दीवार एक अमूदी चट्टान पर थी और कमरे में बड़े सोफे पर कई बार रुकी। मैंने लड़कों को कहा कि
मेज को घसीट कर खिड़की के पास ले जाएं और इस पर चढ़कर खिड़की के बैरूनी हिस्से का जायजा लें। खिड़की के बैरूनी हिस्से पर बारिश के पानी को रोकने के लिए एक छज्जा बना हुआ था। लड़कों ने इस छज्जे के ऊपर हाथ से टटोला तो एक मजबूत और तकरीबन 100 फीट लंबी रस्सी मिली। इसका मतलब था कि कैद होने के बाद सरदार को खिड़की से के रास्ते फरार होने के लिए ये रस्सी मुहैया की गई थी। रस्सी को देखकर सरदार का रंग फक हो गया। अब हमने कमरे की दोबारा तलाशी लेनी शुरू की। सरदार के बिस्तर के गद्दे को भी जगह जगह से टटोल कर देखा गया, वहां भी कुछ ना मिला। मैंने लड़कों को कहा कि अब सोफे को चारों अतराफ से अच्छी तरह से देखें। जब सोफे को उल्टा गया तो इसके नीचे लगे अस्तर को काट कर एक सुराख बना हुआ था। सुराख में हाथ डालकर लड़के देखने लगे तो सरदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और इसका माथा पसीने से भीग गया। मैंने अपना पिस्टल निकालकर सरदार की तरफ किया और लड़कों को कहा कि अस्तर को फाड़कर सोफे की अंदरूनी हिस्से की अच्छी तरह से तलाशी ले। जब अस्तर को फाड़ा गया तो इस एक रिवॉल्वर और गोलियों का एक डिब्बा, एक पेन और लिखाई के लिए कागज और एक फौजी वॉकी टॉकी सोफे के स्प्रिंगों में फंसी हुई बरामद हुई। गोया फरार होने का मंसूबा मुकम्मल तैयार था, जिस पर सिर्फ अमल होना बाकी था। 32 बोर का रिवॉल्वर सिर्फ फौजी ही इस्तेमाल करते हैं और वॉकी टॉकी का सेट भी फौजी था, क्योंकि इस पर बंगाली में यूनिट नंबर और सीरियल नंबर लिखे हुए थे। मैंने सेट को ऑन किया तो मालूम हुआ कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है। मैंने सिवाय रिवॉल्वर के दूसरा सामान सरदार के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारा फरार का मंसूबा तो पकड़ा गया, अब बेहतरी इसी में है कि मुझे खुद ही तमाम तफसीलात बताओ और ये सामान फराहम करने वालों के नाम और ठिकाने भी लिख दो। अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो मैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए वो तरीके इस्तेमाल करूंगा जिनसे तुम्हारी सिर्फ चंद हड्डियां ही टूटेंगी, हाथों और पांवों की तमाम उंगलियां कट जाएंगी और तुम्हारा चेहरा मस्क हो जाएगा। तुम माजूर हो जाओगे और कभी भी सरदार बनने के काबिल नहीं रहोगे। तुमने मेरी कैद में होने के बावजूद जो हरकत की है, इसके जवाब में तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ बदतरीन सलूक करने में भी हक बजानब हूँ। मैंने ये धमकी मखसूस इसलिए दी थी कि सरदार मेरी बातों से ही खौफजदा हो जाए, वरना इस धमकी को अमली जामा पहनाने का मेरा हरगिज इरादा न था। भारत में मेरी हिरासत के दौरान DMI वालों ने भी मुझे ऐसी धमकियां देकर मेरी जुबान खुलवाने की कोशिश की थी और इसमें नाकामी के बाद उन्होंने मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया था। इसके बावजूद वो मुझसे एक लफ्ज़ तक ना उगलवा सके, क्योंकि मेरे महकमे ने मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे तशद्दुद बर्दाश्त करने की तरबियत भी दी थी। और सबसे अहम बात यह थी कि मैं अपने मुल्क और वतन से अपनी जान के एवज गरदारी करने का सोच भी नहीं सकता था, और मेरा यकीन था है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक रहेगा कि अपने मज़हब और कबीले के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मुसलमान शहीद होते हैं, और ये बुलंद तरीन दर्जा हासिल करना हर सच्चे मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। सरदार ने तो मुसलमान था और ना ही वो अपने मज़हब व मिल्लत के लिए हमसे सफ आ रहा था। ज़ाती इक़्तिदार की ख्वाहिश तशद्दुद की पहली लहर के साथ ही ख़त्म हो जाती है, और हमारे साबका सरबराह इक़्तिदार सियासतदानों की तरह वो भागकर बरतानिया और अमेरिका में सियासी पनाह तलब करते हैं या इसकी दरख्वास्त करते हैं। इनके मुकाबले में हमारे जांबाज और दलेर फौजी हज़ारों लाखों गोलियों और आग बरसाते गोलों के दरमियान यूं बेधड़क चलते जाते हैं जैसे इन पर फूल बरस रहे हों। इनकी वजह का वाज़ह नस्बुल ऐन और शहादत का दर्जा पाने की आरजू होती है। मैंने लड़कों को कहा कि इसे रस्सी के साथ सरदार को बांधकर और छत में पड़े कुंडे में रस्सी डालकर इसे उल्टा लटका दो। लड़के अभी सरदार के हाथ पांव बांध ही रहे थे कि सरदार बोल उठा, मैं सब कुछ बताता हूँ, कोई बात छुपा कर नहीं रखूँगा। मुझ पर यकीन करो और मुझे जिस्मानी अजियत ना दो। हम अपना काम करते रहे और तुम बोलना शुरू करो। अगर तुमने सच बोला और अपनी सच्चाई के सबूत दिए और हमें इस पर यकीन भी आ गया तो तुम्हें अजियत नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनने के लिए
ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارے پاس آنے والے دونوں حجام ہماری سختی کو برداشت نہ کرتے ہوئے سب کچھ پڑ بول دیں گے۔ یہ واکی ٹاکی اور ریوالور دونوں فوجی کے استعمال ہیں جنہیں تمہارے دوست جیسیو نے فراہم کیا ہے، اور انہیں یہاں پہنچانے والے دونوں حجام ہی ہیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی ہمیں سب کچھ تفصیلاً بتا دو۔ اذیت سے بچ جاؤ گے۔ میں نے سردار کو یہ وارننگ دے کر لڑکوں کو اشارہ کیا جو اب تک سردار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے الٹا لٹکانے کے لیے کھڑے تھے۔ سردار کو میری گفتگو سے یقین ہو چکا تھا کہ اب صرف سچ بول کر ہی وہ بچ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ریوالور اور واکی ٹاکی مجھے جیسیو نے بھیجے تھے۔ میرے پاس آنے والے دونوں شخص واقعی حجام ہیں، لیکن یہ سب سامان وہ لے کر آئے تھے۔ میرے ایک ہمدرد اور بہی خواہ نے دوسری واکی ٹاکی اپنے پاس رکھی ہے تاکہ مجھ سے رابطہ کر سکے۔ اس کا نام موہن رام ہے اور وہ میرا مشیر بھی ہے۔ پروگرام کے مطابق مجھے کسی رات کو کھڑکی کے راستے یہاں سے نکل کر اس کے پاس جانا تھا۔ اس نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ہمیں حویلی پر شب خون مارنا اور آپ لوگوں کو ہلاک کر کے حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ میری ماں اور بھائی کو بھی اس شب خون کے دوران قید کرنا اور ماں سے موروثی جواہرات کے اصول کے بعد ان دونوں کو اپنی رانی کو بھی ہلاک کرنا شامل تھا۔ میری بات کی سچائی کی تصدیق حجام اور موہن رام کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی زبان کھلوا سکیں۔ میں نے سردار سے جب یوں ہی پوچھا کہ حویلی میں اس تک کھانا لانے والوں کو بھی کیا اس نے خرید لیا ہے، تو وہ بولا، کسی خادمہ کے لیے رانی بننا خواب میں بھی ممکن نہیں۔ میں نے ایک خادمہ کو اپنی رانی بنانے کا ایسا یقین دلایا ہے کہ وہ میرے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آپ سب کے کھانے میں زہر ملا کر سب کو ختم کرنے کو بھی تیار ہے۔ میری موہن رام سے صرف چند سیکنڈ کے لیے واکی ٹاکی پر بات ہوئی ہے۔ خادمہ کا نام ذہن میں رکھ کر میں نے لڑکوں سے کہا کہ سردار کے ہاتھ پاؤں دوہری رسی سے اتنی مضبوطی سے باندھے کہ وہ حرکت تک نہ کر سکے اور اسے پلنگ پر ڈال دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے سردار کو کہا، تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے میں آج رات پھر یہاں آؤں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ تم سے کیا سلوک کیا جائے۔ سردار کو کمرے میں بند کر اور تھائی پہرے دار کو نگرانی میں اور سختی پیدا کرنے اور خادماؤں سمیت کسی کو بھی کمرے میں داخل نہ ہونے دینے کی ہدایت کر کے ہم تہہ خانے سے باہر آئے اور لڑکوں کو واپس بھیج کر میں رانی سے ملنے زنان خانے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ رانی سے جلدی ہی ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے ریوالور اور واکی ٹاکی دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ممتا کے باعث میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان گنوانے کو ہرگز تیار نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں کہ حویلی کے تمام اختیارات خود سنبھال رہا ہوں۔ میں نے اس غردار خادمہ کا بتایا تو رانی نے اسے فوراً طلب کیا۔ وہ آئی تو رانی نے طنزیہ طور پر اسے نئی رانی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بید کھل چکا ہے۔ وہ رانی کے قدموں میں گر گئی اور اپنی غداری کی معافی مانگنے لگی۔ رانی نے یکایک اپنا لباس کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور خادمہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا اور بولی، غرداروں کے لیے یہی معافی ہے کہ انہیں زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے۔ تڑپتی خادموں کو اس حالت میں چھوڑ کر رانی نے اپنے مشیر کو طلب کیا اور اسے سارا واقعہ بتا کر کہا کہ موہن رام اور دونوں حجاموں کو حراست میں لے کر حویلی میں لے آئے۔ مشیر کے ساتھ میں نے اپنے 2 مسلح تھائی ساتھی بھی بھیج دیے۔ 2 گھنٹے کے اندر یہ تینوں بندے ہاتھوں حویلی میں پہنچا دیے گئے۔ رانی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے حویلی کے صحن میں ان تینوں سے کچھ سوالات کیے۔ اسی سنہ میں حویلی کے تیر انداز پہرے داروں وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے رانی کے حکم پر ان تینوں پر تیر برسائے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واپسی پر میں نے رانی کو کہا کہ یہاں پر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ رانی میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی، میں ابھی اسے حالات کے پیش نظر یہاں سے جلد نکلنا چاہتی ہوں۔ کل رات تمہارے ساتھیوں کے ذریعے مدفون خزانہ نکلوا کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس کے بعد
میں जितनी ताखिर होगी वो तुम्हारी वजह से होगी। हम चलने के लिए हर दम तैयार हैं। इधर मैं सोच रहा था कि कबीले में अपने मुखालफिन और साजिशियों को तो रानी ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अपने सरदार बेटे के मुतालिक वो बिल्कुल खामोश है और मुझे पहले भी कह चुकी है कि इसे कोई गज़न ना पहुंचाए। इसे जिंदा छोड़ने की सूरत में हमारे हवेली से रुखसत होते ही सरदार हमें रंगा माटी में ही रोक लेगा या कम अज़ कम भरपूर मज़ाहमत करेगा। इसका कोई हल ना रानी के पास था और ना मेरे पास। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम सरदार को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाएं और खलना से अपनी रवानगी के वक्त इसे छोड़ें। इस तरह हम ये भी चकमा मुखालफिन और सरदार के रेशा दवानियों से किसी हद तक महफूज रहेंगे और सरदार की जान भी बच जाएगी। मैंने अपने ही ख्याल पर मुमकिन प्लान शुरू कर दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि रानी को इस बारे में सिर्फ रवानगी के वक्त ही बताया जाए। हवेली का चार्ज लेकर मैंने रानी के मशीर को कहा कि बांग्लादेशी फौजी भी रंगा माटी आए तो इसे बातों में लगाकर मुझे फौरी इत्तला दी जाए ताकि मेरे मुसल्लह आदमी इसे हिरासत में लेकर यहाँ ले आएं। हवेली से जब 3 मर्द और एक औरत की लाश कस्बे में पहुंची तो कराम मच गया। सब यही समझने लगे कि इन सब को हमारे ईमा पर कत्ल किया गया है। राजी की बीवी ने मुझे बताया कि कबीले के लोग आपस में चाहे एक दूसरे के कितने ही दुश्मन और मुखालफ क्यों ना हों, बाहर वालों के मुकाबले में हम आवाज़ हो जाते हैं। तमाम लोग यही बातें कर रहे हैं कि सरदार का झगड़ा और रानी और छोटे बेटे की असीरी और बड़े बेटे का सरदार बनना सब हवेली के बासियों और कबीले वालों के अपने मसाइल हैं। बाहर वालों का इन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। इनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही सिर्फ रानी, छोटे बेटे और जौहरात के खजाने को रावलपिंडी में राजा त्रिदेव तक पहुँचाना था, लेकिन दौरान सफ़र हमें मजबूरन और अपनी जान बचाने के लिए इतने लोगों को हलाक करना पड़ा। राजा की गैर मौजूदगी में रंगा माटी में जो खेल खेला गया था वो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। मेरे अपने कई हमराही रास्ते में अपनी जानें गंवा बैठे थे और अब रंगा माटी में भी हालात के पेशे नज़र सिर्फ दिखाई दे रहे थे कि ना चाहते हुए भी हमें कत्ल गैरत के समंदर में से गुजरना होगा। मोहन राम कबीले का एक सरकर्दा शख्स और माजूल सरदार का मशीर था। इसकी लाश लेकर कबीले के लोग हवेली के बाहर एहतजाज करना चाहते थे। इन्हें खौफ था कि सिर्फ हमारे असले की परवाह वो कभी भी हमें अपने तीरों का निशाना बनाकर चुका देंगे। राजी की बीवी ने बाहर की सब सूरत-ए-हाल सुनाकर मुझे कहा कि कबीले वाले पहले ही इसकी राजी से शादी के बायस इसके खिलाफ थे और इसे कबीले से खारिज कर चुके थे। अब हवेली में इसके आने से वो इसके पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं और इसने यहाँ तक सुना है कि कबीले के कुछ शर्पसंद लोग इसके झोंपड़े को आग लगाकर झोंपड़े के साथ इसे भी भस्म कर देना चाहते हैं। लिहाजा इसे हवेली में ही ठहरने की इजाज़त दी जाए और जब राजी वापस आ जाए तो वो भी यहीं रहे और ये दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ ही रंगा माटी से रुखसत हूँ। मैंने इसे हवेली के जनान खाने में रहने के लिए भेज दिया। तकरीबन दोपहर के वक्त हमें इत्तला दी गई कि रानी के मशीर को जहरीले तीरों से हलाक कर दिया गया है। शरपसंद इसकी बीवी बच्चों को घर में जिंदा जला देने के दर पे हैं और इसके घर को घेरे में ले रखा है। मशीर के चंद हामी और दोस्त अभी तक तो शरपसंदों को रोके हुए हैं, लेकिन इनकी मज़ाहमत कम पड़ती जा रही है, जबकि आग लगाने वालों और मुखालफिन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुझे अब फौरी फैसला करना था कि क्योंकि मेरे ख्याल में मशीर के घर को आग लगाने के बाद मुखालफिन ने हवेली का रुख करना था और इनके गैज़ो गज़ब का मैं और मेरे साथी थे। मैंने बजाय मैसूर होकर अपना दिफा